नमस्कार विद्यार्थियों। बीकेडी क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम राजस्थान के इतिहास की एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिनमें हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें राजस्थान के जनपद, राजस्थान के सिक्के और अगला जो अपना चैप्टर है वो है राजस्थान के शिलालेख। राजस्थान में कौन कौन से शिलालेख है, इतिहास को जानने की जो मुख्य चीजें होती है, मुख्य स्रोत होते हैं, उनमें कौन कौन से जो शिलालेख है जिनका योगदान यहाँ पड़ रहा है। अब कौन से शिलालेख है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये शिलालेख का जो अध्ययन है, सिक्कों का जो अध्ययन हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा न्यूमिस्मेटिक, उसको कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अब जो शिलालेख जो बने, जिन शिलालेखों की खोज हुई, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण का जो कार्य है, राजस्थान भारत में अगर बात करें तो कहां से शुरुआत हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई और किसने की? सर्वेक्षण विभाग कब बना? तो ये बना था 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में बना था। और किसने बनाया था? ये कनिंघम ने इनकी शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? 1861 में कनिंघम ने इसकी शुरुआत की थी। अब बात करें राजस्थान की, क्योंकि हमें राजस्थान पढ़ना है, तो राजस्थान में क्या बना? राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत राजस्थान में पुरातात्विक कार्य की शुरुआत कब हुई? 1871 ईस्वी में। और किसने की थी? कार्लाइन ने की थी। 1871 में किसने की थी? कार्लाइन ने इसकी शुरुआत की थी। और इस संस्थान के द्वारा कई अभिलेखों को सुरक्षित करने का कार्य, उनको खोजने का कार्य, ये सारे काम किए गए। अब बात करते हैं भारत का। अगर बात करें संपूर्ण भारत का जो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो कौन सा है, सबसे पहले मिला हुआ जो अभिलेख है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो वो अशोक मौर्य द्वारा बनाया गया अभिलेख जो है, जिनकी खोज सबसे पहले हुई थी, तो कौन सा है? अशोक मौर्य को अभिलेख जो है, सम्राट अशोक का जो अभिलेख है वो सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है। और अगर बात करें राजस्थान की,
तो राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बड़ली का अभिलेख, या बड़ली अभिलेख जिसे कहा जाता है, ये सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ये अभिलेख कौन कौन से चीजें हैं जो जहां से शुरुआत होती है अभिलेखों की खोज किसने की, अभिलेखों के लिए किस संस्था का, कौन सी संस्था कार्य करती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की शुरुआत कब हुई? 1861 ईस्वी में हुई। किसने की? कनिंघम ने की। और राजस्थान में, क्योंकि हमें राजस्थान पढ़ना है, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत 1871 में की गई। और क्या नाम रखा गया उसका? राजस्थान में पुरातात्विक कार्य की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1871 में हुई थी। और किसने की थी? कार्लाइन ने की थी। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? मौर्य का, अशोक मौर्य का अभिलेख। और राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो वो कौन सा है? बड़ली अभिलेख है। ये तो थी मोटा मोटी जानकारी। अब बात करेंगे कौन कौन से अभिलेख है, किस प्रकार से अभिलेखों का जो निर्माण हुआ, और किसने कौन से अभिलेख बनाए, किसने कौन से अभिलेखों की खोज की, और कौन सी सन में उसकी खोज हुई, उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन हम करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे कौन कौन से अभिलेख और कौन कौन से अभिलेखों की खोज किस किसने की है। एक बार चेक कर लो क्या क्या चीजें हैं, उनके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अभिलेख, और सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जिसकी खोज सबसे पहले हुई। कौन सा अभिलेख? बड़ली अभिलेख। कौन सा? बड़ली का अभिलेख, जिसके बारे में जानकारी लेनी है तो वो कौन सा है? बड़ली का अभिलेख। सबसे पहले जानकारी इसी के बारे में लेनी है। तो बड़ली कहाँ है और इसके बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो बड़ली जो है अजमेर के भिनाई क्षेत्र में है। कहां पर है? अजमेर अजमेर और अजमेर का कौन सा क्षेत्र? भिनाई। यहाँ पर जो अभिलेख मिला है वो उसमें कौन सी लिपि है और कौन से धर्म की जानकारी मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बड़ली का जो अभिलेख है उसकी जानकारी अगर प्राप्त करें तो ये जो अभिलेख है जैन धर्म का है। कौन से धर्म का है? जैन धर्म की जानकारी मिलती है। जैन धर्म की जानकारी मिलती है, यानी जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से संबंधित है, इस जो अभिलेख है उसकी लिपि कौन सी है, किस लिपि में लिखा गया है? तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। लिपि कौन सी है? लिपि कौन सी? ब्राह्मणी। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब इसके अलावा और कौन कौन से अभिलेख है जिनकी खोज की गई और क्या क्या यहां से प्राप्त हुआ, ये तो एक बेसिक जानकारी जो सबसे प्राचीन अभिलेख है उसके बारे में। अब आगे अलग अलग अभिलेख है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं।
अगला जो अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है? तो वो अभिलेख है बीकानेर प्रशस्ति। कौन सा? नंबर 2। बीकानेर प्रशस्ति। प्रशस्ति है मतलब पत्थर पे लिखा हुआ है। बात कर रहे थे हम शिलालेख की, तो जानकारियां शिलालेख से ही प्राप्त होती। ये भी शिलालेख ही है। अभिलेख का मतलब ये क्या है? कुछ और नहीं है, शिलालेख है। ध्यान रखना और कुछ मत सोच लेना। ये बीकानेर जो प्रशस्ति है कब बना, क्या जानकारियां मिलती है? तो ये जो है इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था इसका 1594 में। कब हुआ था? 1594 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। और क्या जानकारी मिलती है, किससे संबंधित जानकारियां मिलती है और कहां पर है? ये जूनागढ़ दुर्ग में है। जूनागढ़ दुर्ग में बीकानेर प्रशस्ति कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग में है। कौन इसके लेखक है? लेखक की बात करें तो इस अभिलेख के लेखक जो है कौन है? तो जेता और जयंता, दो नाम है। उसे जेता भी कहते हैं या जयता भी कहते हैं। आदमी एक ही है, नाम दो, जेता या जयता। अब यहां पर इस प्रशस्ति में क्या मिला, इनके दोनों तरफ जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां भी लगी हुई है। इस प्रशस्ति के दोनों ओर, दोनों साइड जयमल और पत्ता, जो बीकानेर रियासत के महान सैनिकों के रूप में जिनकी जानकारी प्राप्त होती है, उन दोनों की हाथी पर बैठे हुए प्रतिमा लगी हुई है इस अभिलेख के दोनों ओर। तो क्या मिलता है? इस अभिलेख के दोनों ओर जयमल व पत्ता की गज हाथी पर बैठे हाथी पर बैठे मूर्तियां लगी हुई है। मूर्तियां लगी है भाई, ये ध्यान रखें। हाथी पर बैठे हुए दोनों की मूर्तियां है। और कहां पर है? ये जो बीकानेर प्रशस्ति है, जो शिलालेख है, उसके दोनों ओर, दाएं और बाएं दोनों साइड उनकी मूर्तियां लगी हुई है, जो दोनों हाथी पर बैठे हुए हैं। और इसमें राव बिक्का से रायसी का उल्लेख मिलता है। बीकानेर के राव बिक्का, इस प्रशस्ति में राव बिक्का सिंह, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की, राय सिंह, रायसिंह तक का उल्लेख है। तो सीधी बात है, जहां तक राव बिक्का का शासन था वहां से शुरुआत होती है, बीकानेर की स्थापना से शुरुआत होती है।
और राय सिंह जब राजा था तब तक यहाँ के जो लोग हैं, ये जो शिलालेख है इसकी जानकारी मिलती है, तो ये शिलालेख राय सिंह के समय के बाद में बना हुआ है। 1594 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग में है। लेखक कौन है? जेता है। और इसीलिए इसे राय सिंह ने बनवा कर तैयार किया था, इसीलिए इसे और दूसरा नाम दिया गया है, इसे राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना था बीकानेर प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति, जिसके लेखक कौन है? जेता है। और कहाँ बना हुआ है? जूनागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और अभिलेख के दोनों ओर ये विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इस अभिलेख के दोनों ओर जयमल और पत्ता की हाथी पर बैठे हुए प्रतिमा लगी हुई ये मूर्तियां बनी हुई है। राव बीका से लेकर राय सिंह तक का जो शासन काल है उनके बारे में यहाँ से जानकारियां प्राप्त होती है। और किसने बनवाया था? राय सिंह ने बनवाया था। ये सारी चीजें इसकी जानकारी। और बनाया किसने था? जेता ने बनाया था। हम पहले पढ़ चुके बड़ली अभिलेख। बड़ली अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ है? बिनाई अजमेर में बना हुआ है। और जैन धर्म की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? जैन धर्म की। लिपि कौन सी है इसकी? ब्राह्मणी है। ये अपना 2 शिलालेख है जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। ध्यान से देखो, समझो और इनको अपने हिसाब से आपको तैयार करके रखना है। परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेटा ने देखकर वहां पे जेटा भी दिया जा सकता है, लेकिन बात वही है, जेटा नहीं दिया हुआ हो, अगर ऑप्शन 4 है और चारों ऑप्शनों में जेटा नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि जेटा नहीं है तो फिर जेटा नाम मिलेगा। तो ये तो हो गया अपने 2 अभिलेख। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिलेख की। अब कौन कौन से अभिलेख के बारे में जानना है, तो इस समय के जो अभिलेख है जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है वो कौन से हैं? अगला जो अभिलेख पढ़ रहे हैं हम, वो पढ़ रहे हैं विशेष रूप से जो राजस्थान की जो सबसे स्थापत्य कला में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट शैली जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का अभिलेख पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है किराड़ू। किराड़ू का शिलालेख। किराड़ू का शिलालेख क्या जानकारियां प्राप्त होती है और कहां पर है? सबसे पहले बात करनी है कि किराड़ू का जो शिलालेख है वो कहां पर है, उसके बारे में बात करनी है। तो गांव है एक हाथमा गांव। कौन सा गांव? हाथमा गांव। और ये गांव कहां पर है, कौन से जिले में है, किस क्षेत्र में है? तो ये बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में है। और कब ये शिलालेख मिला, क्या इसमें जानकारियां मिली? तो यहां पर ये जो शिलालेख है ये मिला था 1161 ईस्वी में। 1161 ईस्वी में प्राप्त हुआ। और यहां से क्या जानकारियां मिलती है, किस प्रकार के शिलालेख, इस शिलालेख में किस की जानकारी मिलती है? तो परमार शासकों की यहाँ पर जानकारियां मिलती है। परमार शासकों के शासनकाल की इस शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। यह स्थापत्य कला का राजस्थान का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो किराड़ू है। अब बात करें कि कौन सी जानकारियां मिलती है,
किस राज्य से संबंधित जानकारियां मिलती है? तो परमार वंश के शासकों की जानकारियां मिलती है। परमार वंश की उत्पत्ति वह शासकों की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। अब देखो कौन सी भाषा में लिखा गया है ये भी पूछा जाता है कई बार। तो किराड़ू का जो शिलालेख है उसकी भाषा संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। खोज कब हुई? 1161 में इसकी खोज हुई थी। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट शिलालेख की। जो नेक्स्ट अपना जो शिलालेख है वो कौन सा है? जहां का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, रणकपुर प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब पत्थर पे बना हुआ लेख। और रणकपुर कहाँ है? रणकपुर पाली में है। वैसे रणकपुर के नाम से रणकपुर का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, पाली में है। और कब खोज हुई, कब इसके बारे में जानकारी मिली या कब ये बना हुआ है, इनकी जानकारी प्राप्त करने वाली है। तो इसका निर्माण हुआ था 1439 में। 1439 ईस्वी में ये बना। क्या जानकारी यहां से प्राप्त होती है? इसके जो शिल्पी जो है कौन है? जो कलाकार है, जो बनाने वाले हैं वो कौन है? तो कलाकार या शिल्पकार जो है बताया जाता है कि इसके शिल्पकार दीपाक है। दीपाक इसके शिल्पकार है। और कहा क्या क्या जानकारियां मिलती है? इस शिलालेख में एक सबसे खास बात यह है कि कालभोज और बप्पा रावल को वैसे तो साधारणतया इतिहास में एक ही व्यक्ति माना जाता है, लेकिन इस शिलालेख से पता चलता है कि ये दो व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? दो अलग अलग व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है कि कालभोज अलग है और बप्पा रावल अलग है। इसकी जानकारी यहां से इस शिलालेख से प्राप्त होती है। अब बात करें कौन सा शिलालेख? ओसिया का शिलालेख। ओसिया कहाँ है? ओसिया जोधपुर में है। ओसिया का शिलालेख ओसिया का जो शिलालेख है उसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है? ओसिया कहां पर है? जोधपुर में है। ओसिया कहाँ है? जोधपुर। ओसिया जोधपुर में है। और इस शिलालेख के बारे में कुछ जानकारियां, जो विशेष जानकारी मिलती है जो वेदों में वर्णित है। और क्या जानकारी मिलती है? 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख से वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? 4 वर्ण है, चारों वर्णों की जानकारी प्राप्त होती है। कहां से? ओसिया शिलालेख से, जो कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है ये शिलालेख? है कहां पर? अगर ये बात करें तो सबसे पहले वाले शिलालेख की जो सबसे पहले हमने लिख रखा है, कौन सा? किराड़ू का शिलालेख, आत्मा गांव। कहां पर है? बाड़मेर में है। और कहां कब प्राप्त हुई इसके बारे में जान, ये कब बना? तो ये कब बना? 1161 में। और कहां पे है? बाड़मेर में है। जानकारी किसकी मिलती है? परमार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
और रणकपुर का जो शिलालेख है इसका निर्माण 1439 ईस्वी में हुआ था। ये पाली में स्थित है। इसके शिल्पकार जो है वो दीपाक है। और बात करें ओसिया शिलालेख की तो ओसिया जोधपुर में है। और इससे क्या प्राप्त होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें हम प्रमुख बातों के बात, जो प्रमुख चीजें हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं, तो प्रमुख बातों की बात करें तो इसमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और एक शिलालेख ऐसा है जिसमें बप्पा रावल और काल बोस दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। वो शिलालेख कौन सा है, तो उसका उत्तर क्या हो सकता है, उसका उत्तर है रणकपुर प्रशस्ति या रणकपुर का शिलालेख। ये तो थे अपने कुछ शिलालेख। अब आगे बात करें कौन कौन से शिलालेख है, कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, जिनके बारे में जानकारियां प्राप्त करना जरूरी है। तो एक बार देख लो जब तक अच्छी तरीके से। अब बात करने वाले हैं हम अगले शिलालेख की। अगला शिलालेख कौन सा है, इसके बारे में क्या जानकारियां प्राप्त होती है, ध्यान से देखना है। हम बात करने वाले हैं अब राज प्रशस्ति जो राजसमंद में है। कौन सी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति कहां पर है, राज प्रशस्ति राजसमंद में है। कहां पर है, राजसमंद में है। और इस प्रशस्ति का निर्माण जो है वो 1676 ईस्वी में हुआ था। 1676 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1676 ईस्वी में निर्माण हुआ था। क्या जानकारियां प्राप्त होती है या कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है, तो इसमें ये कहां पर बना हुआ है, ये एक काली पट्टी के रूप में, काले रंग के पत्थर की पट्टियों के रूप में बना हुआ है। और कहां बना हुआ है, राजसमंद झील के पास में। कौन सी झील, राजसमंद झील के किनारे एक स्थान है, नौचौकी। क्या नाम है, नौचौकी की पाल, नौचौकी की पाल। और ये जो बना हुआ है ये किस में बना हुआ है, काले पत्थर की पट्टियों पर लिखा गया है, इस उत्कीर्ण किया गया है। तो इसको काले पत्थर की पट्टियों पर लिखा गया है। क्या जानकारी मिलता है, अब देखो इसका एक रिकॉर्ड है कि ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति के रूप में इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति के रूप में जानकारी मिलती है। इस जो ये शिलालेख जो प्राप्त होता है इसकी भाषा कौन सी है, भाषा की बात करें तो भाषा इसकी संस्कृत है। भाषा कौन सी है, भाषा संस्कृत है। और क्या क्या जानकारियां मिलती है, तो इसके जो रचयिता है, इसके जो इसको बनाने वाले जो व्यक्ति है, जो लेखक है,
वो कौन है? लेखक है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट इसके लेखक है। ये सारी चीजें यहाँ पर मिली है। अब देखो, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति का इसको खिताब प्राप्त है। तो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति होने के कारण ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कई बार पूछा जाता है कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा है। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट है। और क्या है? काले पत्थर की पट्टियों पे बना हुआ है, लिखा हुआ है ये सारा जो भी इसमें लिखी गई बातें हैं। और कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे नो चौकी की पाल पर स्थित है। ये तो हो गया अपना कौन सा शिलालेख, जिसका नाम है राज प्रशस्ति। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं अगला शिलालेख। और अगला शिलालेख कौन सा है अपना, उसकी बात करें तो अगला जो अपना शिलालेख है वो है कुंभलगढ़ का शिलालेख, या कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। एक बार इनको चेक कर लो कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं शिलालेख में। वैसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। वैसे तो इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां, इतनी जानकारियां हो जाती है जिनको संभालना भारी पड़ता है। लेकिन जो क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है केवल हमें। अब अगला कौन सा है? कुंभलगढ़ शिलालेख। कौन सा है? कुंभलगढ़ शिलालेख। इस शिलालेख की क्या खास बात है, कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है? कुंभलगढ़ जो शिलालेख है कहां पर है? राजसमंद में है। ये भी कहां पर है? राजसमंद में ही है। राजसमंद में है। और इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हो गया था 1460 ईस्वी में। कब हुआ? 1460 ईस्वी में। 1460 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और रचनाकार कौन है? महेश भट्ट, या महेश नाम है उनका, महेश भट्ट नाम है उनका। तो जो रचनाकार हैं महेश भट्ट। अब यहाँ पे कौन कौन सी जानकारियां मिलती है, ये कहां पर स्थित है उसके बारे में जानकारी। वर्तमान में ये कहां पर है? वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय में रखाई गई है। तो वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। और कहां पर स्थित है? तो ये मामादेव के कुंड के पास में स्थित है। राजसमंद में कहां पर स्थित है? मामादेव के कुंड के पास स्थित है। और इसके बारे में क्या जानकारियां मिलती है? तो ये इसमें एक जो शासक है उसको विषम घाटी का पंचानन बताया गया है। विषम घाटी का पंचानन इस प्रशस्ति के माध्यम से एक शासक को बताया गया है। विषम घाटी
का पंचानन बताया गया है। कौन से शासक को बताया गया है? पहला सवाल तो ये बनता है कि कौन से शासक को बताया गया? तो हमीर को बताया गया। किसको बताया गया? हमीर को। और कहां पर बताया गया है? ये भी ध्यान रखना है कि हमीर को विषम घाटी का पंचानन जो बताया गया है वो कौन से शिलालेख में बताया गया है? तो ये कौन सा शिलालेख है? ये शिलालेख है कुंभलगढ़ शिलालेख। और कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। और इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण हुआ था 1460 ईस्वी में। रचनाकार महेश भट्ट थे और वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। ये ध्यान रखना। मामादेव के कुंड के पास में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। विषम घाटी का पंचानन बताया गया हमीर को। और कौन सी प्रशस्ति में बताया गया है? तो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को क्या बताया गया है? विषम घाटी का पंचानन बताया गया है। ये जानकारी प्राप्त होती है यहां से। और यहां से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है? अब बात करेंगे हम अगले शिलालेखों की। और अगला जो शिलालेख है वो कौन सा है अपने पास में? तो वो है बिजोलिया शिलालेख। जो बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। छोटे बड़े काफी शिलालेख राजस्थान में मिले हैं, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। और अगला कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। और इस शिलालेख के बारे में क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है और इसका निर्माण किसने किया था? सबसे पहले बात करते हैं कि ये शिलालेख कहां पर स्थित है। तो ये शिलालेख जो है कहां पर स्थित है? और बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और निर्माण कब हुआ था? निर्माण की बात करें तो इस शिलालेख का जो निर्माण है वो कब किया गया? 1170 ईस्वी में। 1170 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और किसने बनाया था? इसके जो लेखक, जो रचनाकार है वो कौन थे? लेखक की बात करें, लेखक और इनको बनाने वाले दो अलग अलग व्यक्ति है। लेखक अलग है, पहले किसी ने कागज पे या किसी चीज पे लिखा, उसके बाद में उसको पत्थर पे उकेरा किसी और ने, तो दो व्यक्ति है। सबसे पहले लेखक कौन है? तो लेखक गुणभद्र है। लेखक कौन है? गुणभद्र है। और पत्थर पर उकेरने वाले कौन है? पत्थर पर उकेरने वाले व्यक्ति कौन है? उनके बारे में अगर जानकारी प्राप्त की जाए तो वो गोविंद नाम के कोई व्यक्ति है जिन्होंने इनको पत्थर पे लिखा था। गोविंद नाम के व्यक्ति है जिन्होंने इसको पत्थर पे उकेरा था। अब यहाँ पे किसकी जानकारी मिलती है? तो चौहान शासकों की जानकारी यहाँ पे प्राप्त हुई है। और चौहान शासकों को इस शिलालेख में ब्राह्मण बताया गया है, ये सबसे बड़ी जानकारी है। इस शिलालेख में चौहान शासकों को ब्राह्मण बताया गया है। ये जानकारी मिलती है। और ये किसी राजा या किसी महाराजा का नहीं था। इसका जो
इसको बनवाया किसने, किसने इसको लगवाया? तो ये एक जैन श्रावक थे जिनका नाम था लोलक। तो लोलक जैन श्रावक ने लगवाया था। ने लगवाया था। और इसके अनुसार क्या क्या जानकारियां मिलती है, कौन कौन सी चीजें मिलती है? इस शिलालेख में कहा गया है कि जो सांबर झील है, सांबर झील का निर्माण किसने किया था, इसके बारे में जानकारी है इस शिलालेख से मिलती है। और किसने किया था? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो उसकी जानकारी कहां से मिलती है? इस शिलालेख से प्राप्त होती है। तो ये सारी जानकारियां इससे संबंधित है। अब देखो, बिजोलिया शिलालेख है, कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और निर्माण कब हुआ? 1170 में। गुणभद्र इसके लेखक है और पत्थर पर उकेरने वाले गोविंद है। और इस शिलालेख में चौहान शासकों को क्या बताया गया? चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विशेष रूप से बिजोलिया शिलालेख में चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और चौहानों के बारे में जानकारी ये प्राप्त होती है कि चौहान वंश जो है वो हकीकत में कौन थे? ब्राह्मण थे। और लोलक नामक जो जैन श्रावक थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था, इसको लगवाया था वहां पर। और सांबर झील का निर्माण के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण किसने किया था? वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये तो हो गया अपना शिलालेख जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बाकी हम जितने शिलालेख है उनको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।